Hello students, I am Himanshu and I welcome you all on HiMet. So students, as you are aware that we have launched a new course for class 10th and now we are going to launch our next course for class 9th, in which we are going to taught you the complete syllabus of class 9th for science and mathematics. So I am Himanshu, your mentor for chemistry and biology. So today we are going to discuss our first chapter of class 9th, it's matter around us. So let's begin the video. तो बच्चों शुरू करते हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग। ठीक है, तो बच्चों हम अपने आसपास देखते हैं कि कोई भी चीज़ है, या वो ट्रीज हों, स्टोन्स हों, क्लाउड्स हों, प्लैनेट्स हों, या जो भी हम खाते हैं, वो सारी चीज़ें मैटर से मिलके बनी हुई होती हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ें किसी ना किसी सब्सटेंस से या एलिमेंट से मिलके बनी हुई होती हैं, जिन्हें हम मैटर बोलते हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये होता है कि मैटर एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है, ये जो हमारा चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग, इस चैप्टर में हम देखेंगे कि मैटर क्या होता है, कौन कौन सी मैटर की स्टेट होती हैं, मैटर का नेचर कैसा होता है, उसका फिजिकल और केमिकल नेचर क्या होता है। ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में आके डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कोई भी नॉन लिविंग या लिविंग चीज हो, कोई भी लिविंग या नॉन लिविंग थिंग होगी, वो मैटर से मिलके ही बनी हुई होगी। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं अपने इस चैप्टर को, मैटर इन आवर सराउंडिंग। ठीक है, तो बच्चों हमने देखा कि जो भी कोई चीज होती है, या कोई भी सब्सटेंस है, या कोई भी लिविंग या नॉन लिविंग थिंग है, वो मैटर से मिलके बनी हुई होती है। ठीक है, अब एक्चुअली में मैटर होता क्या है। तो बच्चों मैटर जो है, हम देखते हैं मैटर एक वो चीज होती है जिसका अपना खुद मास हो और वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करे। ठीक है, ये देखो यहाँ पे लिखा भी है कि एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। मतलब कोई भी चीज हो जिसका अपना मास हो और वो स्पेस ऑक्यूपाई करे, तो वो होगा मैटर। ठीक है, तो वो कहलाएगा मैटर। अब बच्चों यहाँ पे एक टर्म आया मास। मास, अब ये मास होता क्या है। मास बच्चों हमें बताता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट में या किसी भी थिंग में कितना मैटर प्रेजेंट है, वो उसका मास होगा। ठीक है, द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मास। कि किसी भी मैटर में या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट में कितना मैटर प्रेजेंट है, उसको हम बोलते हैं मास। ठीक है, और मैटर क्या होगा, मैटर होता है कि कोई भी थिंग हो, कोई भी लिविंग या नॉन लिविंग थिंग हो, उसका अपना कुछ मास होना चाहिए और वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करना चाहिए या स्पेस ऑक्यूपाई करना चाहिए, तो वो कहलाएगा मैटर। ठीक है, तो ये तो बात हो गई मैटर की, कि हमने देख लिया कि एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर, और किसी भी ऑब्जेक्ट में कितना मैटर प्रेजेंट है वो होगा उसका मास। ठीक है, अब बात करते हैं कि मैटर जो है, ये टर्म कैसे आया। ठीक है, या फिर इसकी हिस्ट्री क्या रही। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि जो इंडियंस थे, मतलब जो अर्ली इंडियन फिलोसफर्स थे, उनका मानना था कि जो कोई भी लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग हो, वो 5 एलिमेंट से मिलकर बनी हुई होती है। दीज आर द 5 एलिमेंट्स। ठीक है, इन 5 एलिमेंट से मिलके बनी हुई होती है। ठीक है, तो ये है एयर, वाटर, अर्थ, फायर एंड स्काई। मतलब सारी लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग थिंग इन 5 ही एलिमेंट से मिलके बनी हुई होती है, जिन्हें इन्होंने नाम दिया, हमारे इंडियन फिलोसफर्स ने, पंच तत्व। ठीक है, पंच तत्व, इन्हें बोला कि 5 तत्व होते हैं जिनसे सारे लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग मिलके बनी हुई होती हैं। ठीक है, लेकिन बाद में क्या हुआ, फिर ग्रीक्स आए। ग्रीक फिलोसफर ने क्या किया कि हाँ, उन्होंने इस बात को एग्री किया कि हर एलिमेंट जो है इन्हीं 5 एलिमेंट से, बेसिक एलिमेंट से मिलके बना हुआ होता है, जिन्हें इंडियंस ने
पंच तत्व नाम दिया। ठीक है, तो ये तो हो गई इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री की बात। लेकिन अब जब मॉडर्न एरा में आके क्या हुआ, हमने अपनी एक अलग ही थ्योरी बनाई। ठीक है, मैटर को डिफाइन करने के लिए हमने एक अलग अपना मॉडर्न व्यू बनाया। हमने क्या किया, हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज के बिहाफ पे मैटर्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज, या फिर हम केमिकल नेचर भी बोल सकते हैं। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज मैटर की वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो हम आंखों से देख सकते हैं और उन्हें मेजर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि किसी भी चीज की हमें कोई प्रॉपर्टी डिफाइन करनी है तो हम सबसे पहले उसका कलर देखेंगे, हार्ड है या नहीं है। आयरन की बात करें तो हार्ड होगा। उसकी हम मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट देख सकते हैं अगर वो वाटर या कोई लिक्विड है। तो ये हो गई उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी जिन्हें हम देख सकते हैं और इजिली मेजर कर सकते हैं। ठीक है, दीज आर कॉल्ड द फिजिकल प्रॉपर्टीज। जबकि केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो किसी भी सब्सटेंस की हम तभी देखेंगे जब उसमें कोई चेंज हो। ठीक है, मतलब अगर हमें देखना है कोई भी हमारे पास सब्सटेंस है उसमें कोई केमिकल चेंज होगा तो मतलब वो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी होगी। जैसे कि आयरन की बात करते हैं, आयरन में क्या होता है, मॉइस्चर के कांटेक्ट में आके उसमें रस्टिंग शुरू हो जाती है। मतलब पहले जो है आयरन जो था कुछ ब्लैकिश और सिल्वरिश अपीयरेंस का होता है। ठीक है, जैसे ही वो मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है, जैसे ही आयरन मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है मतलब उसका जो नेचर है वो चेंज हो गया। मतलब उसका कलर जो है कुछ ब्राउनिश रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब केमिकली उसका नेचर चेंज हो गया, और जिसे हम रस्टिंग बोलते हैं आयरन के केस में। मतलब एबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस टू अंडरगो केमिकल चेंजेस। जब भी हमें केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम देखेंगे तो वहां पे हम केमिकल चेंजेस देखेंगे। ठीक है, जैसे रेंसिडिटी। रेंसिडिटी का मतलब होता है बच्चों कि खाने का जो हमारा फूड एलिमेंट्स होते हैं उनमें बैड स्मेल का आना। ठीक है, बैड स्मेल का आना मतलब जैसे कि हम अपने खाने को बाहर रख देते हैं या फिर इससे बाहर रख देते हैं तो कुछ टाइम बाद उसमें क्या होता है, उसमें स्मेल आनी शुरू हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं बच्चों रेंसिडिटी। ठीक है, तो केमिकल नेचर की जब हम बात करेंगे तो हम उसमें केमिकल चेंजेस देखेंगे। ठीक है, तो हमारा क्या था, हमने मॉडर्न टाइम में आके क्या किया, मैटर को 2 पार्ट में डिवाइड किया कि हम उसमें क्या चीज देखेंगे। एक तो हम देखेंगे उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टीज वो होती हैं जो इजिली ऑब्जर्वेबल हों, हम उन्हें देख के ऑब्जर्व कर सकें और मेजर कर सकें। जबकि केमिकल प्रॉपर्टीज देखने के लिए हम उस मैटर में या उस सब्सटेंस में देखेंगे कि वो केमिकल चेंजेस में जा रहा है या नहीं। ठीक है, हमने 2 पार्ट में मैटर को डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद हम देखते हैं कि फिजिकल नेचर क्या होता है मैटर्स का। फिजिकल ऑफ नेचर। फिजिकल नेचर में हम सबसे पहले जानेंगे कि मैटर जो है वो पार्टिकल से मिलके, बहुत स्मॉल पार्टिकल से मिलके बना हुआ होता है। जो मैटर है ये बहुत छोटे छोटे या माइन्यूट हम नहीं कह सकते, कि बहुत स्मॉल पार्टिकल से मिलके बना हुआ होता है, जिन्हें हम एटम्स या मॉलिक्यूल्स या आयंस कहते हैं, जो कि अपने अपने साइज में अलग होते हैं और उनका मास भी अलग होता है। ठीक है, तो मैटर का पहला पॉइंट हो गया फिजिकल नेचर में कि मैटर सबसे या बहुत छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है, और ये पार्टिकल जो होते हैं बहुत छोटे साइज के होते हैं। ठीक है, तो ये हो गई फिजिकल नेचर की बात। 2 पॉइंट हैं इसमें कि मैटर पार्टिकल से मिलकर बने हुए होते हैं और ये पार्टिकल्स जो होते हैं बहुत स्मॉल साइज के होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अब इसमें हम देखेंगे बच्चों कि मैटर्स जो हैं उनके क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी तो ये है कि जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है। लिखा है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। कहने का मतलब है, हम इसे एग्जाम्पल से समझते हैं कि हमने एक बीकर ले लिया। ठीक है,
इस बीकर में हमने पानी भर दिया और इसे यहाँ पे मार्क कर दिया। अब हमने क्या किया, इसमें 1 चम्मच शुगर डाल दी, मतलब चीनी हमने इसमें डाल दी और उसे घोल दिया। घोलने के बाद हमने क्या देखा कि पानी का जो लेवल है वो तो अब भी सेम है। हमने फिर क्या किया, 1 चम्मच चीनी और ली और उसमें दोबारा डाल दी। फिर हमने उसको घोल दिया अच्छे से। घोलने के बाद हमने देखा कि अब भी पानी का लेवल सेम है। तो मतलब जो ये हमने इसमें चीनी डाली थी वो गई कहाँ? तो वो बच्चों वो चली गई कि पार्टिकल्स के बीच में एक स्पेस थोड़ा सा जो खाली था उसमें शुगर के छोटे छोटे पार्टिकल्स जाके उनमें मतलब बैठ गए। ठीक है, सॉरी, शुगर के छोटे छोटे पार्टिकल्स उसमें जाके उन स्पेसेस में जाके सेटल हो गए। तो ये हमने क्या किया, जैसे हमने शुगर को डिसॉल्व किया तो जो बड़े क्रिस्टल मॉलिक्यूल्स थे वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक हुए। उसके बाद वो पार्टिकल्स मतलब पार्टिकल्स के बीच के स्पेस में जाके बैठ गए। ठीक है, तो लिखा है गेट इनटू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर। जो वाटर के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स थे, मान लीजिए ये पार्टिकल्स हैं, तो शुगर के पार्टिकल्स इन स्पेसेस में, ये जो स्पेसेस बचे हैं इनमें जाके सेटल हो गए, जिसकी वजह से जो लेवल था वो वाटर का सेम रहा। ठीक है, और उसके वॉल्यूम में मतलब कोई चेंज नहीं हुआ। तो हम कह सकते हैं कि पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के, उनके बीच में स्पेस होता है। ठीक है, पहली कैरेक्टरिस्टिक्स तो ये हो गई कि पार्टिकल्स ऑफ द मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं आगे, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। दूसरा है कि पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, पार्टिकल्स जो होते हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, हाँ, जिसकी वजह से वो पार्टिकल जो होते हैं एक दूसरे से मतलब स्टिक होते हैं, मतलब उसे पकड़ के रखते हैं। ठीक है, तो हम इसमें हाँ, जो पार्टिकल्स होते हैं जब वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो मतलब उनके बीच में कोई फोर्स भी लगेगा। वही ये जो फोर्स है ना बच्चों, ये फोर्स ही है जो इन पार्टिकल्स को होल्ड करके रख रहा है एक दूसरे के साथ। ठीक है, अब देखो, अब फोर्स है तो उसकी कुछ स्ट्रेंथ भी होगी। अब स्ट्रेंथ जो है फोर्स की डिपेंड करेगी कि पार्टिकल का नेचर कैसा है। अगर मान लीजिए सॉलिड है तो सॉलिड में फोर्स ज्यादा होगा पार्टिकल्स का। अगर गैस है तो गैस में पार्टिकल्स का फोर्स कम होगा क्योंकि उसमें पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं। दूसरा पॉइंट था हमारा इंटर पार्टिकल स्पेस। सॉलिड में क्या होता है, पार्टिकल बहुत एक दूसरे से मतलब चिपके हुए होते हैं, तो मतलब इसमें क्या होता है कि स्पेस बहुत कम है तो फोर्स भी ज्यादा लगेगा। लेकिन गैसेस में पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत फार डिस्टेंस पे होते हैं, जिसकी वजह से इन पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन भी कम होता है। ठीक है बच्चों, और ये जो स्ट्रेंथ होती है पार्टिकल्स की अलग अलग सब्सटेंस की अलग अलग होती है। ठीक है, अलग अलग पार्टिकल्स पे ये फोर्स अलग अलग लगेगा, इसलिए हमने लिखा था कि नेचर ऑफ द पार्टिकल्स पे भी ये फोर्स डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट कि पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट कि पार्टिकल्स जो होते हैं वो हमारे वो कॉन्टिन्यूस मोशन में होते हैं। ठीक है, कि पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के वो हमेशा मूव करते रहते हैं। जब पार्टिकल्स मूव करते हैं बच्चों, पार्टिकल मैटर पार्टिकल आर इन कॉन्टिन्यूस मोशन एंड, ये एस नहीं है ये एंड है, एंड पोजेस काइनेटिक एनर्जी।
अब जब पार्टिकल बच्चों मूव करेंगे तो होता क्या है, पार्टिकल्स के मोशन की वजह से उन पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी भी आ जाती है। ठीक है, ये एंड है। ठीक, उन पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी भी आ जाती है। तो हमारा अगला पॉइंट होगा कि कैरेक्टरिस्टिक्स में, प्रॉपर्टीज में मैटर की, जो पार्टिकल्स होते हैं वो कॉन्टिन्यूस मोशन में होते हैं। अब मोशन में होंगे तो उनमें काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। अब बच्चों होता क्या है, जैसे जैसे मान लीजिए हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ठीक है, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो पार्टिकल्स क्या करते हैं, पार्टिकल्स और तेजी से मूव करना शुरू कर देते हैं। जितनी तेजी से पार्टिकल मूव करना शुरू करेंगे, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाती है। ठीक है, पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाती है। अब देखो बच्चों क्या होगा, हमने लिखा है कि टेम्परेचर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये जो साइन है बच्चों, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। इस साइन का मतलब होता है बच्चों, अगर ये आपको ऐसे लिखा मिल जाए कि ये टेम्परेचर है, ठीक है, ये शॉर्ट में लिखा हुआ है, मैं पूरा लिख देता हूं। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी का बढ़ने का मतलब है बच्चों कि पार्टिकल्स जो हैं वो और तेजी से मूव करना शुरू कर देंगे। ठीक है, पार्टिकल्स और तेजी से मूव करना शुरू करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ गई। तो ये चीज आप ध्यान रखना कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ मैटर के उसकी काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इसमें एक टर्म आती है बच्चों, पार्टिकल ऑफ मैटर आर इन कॉन्टिन्यूस मोशन में ही डिफ्यूजन टर्म। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है बच्चों कि दो पार्टिकल्स का आपस में मिलना। हमने लिखा भी है कि इंटरमिक्सिंग ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज नोन एज डिफ्यूजन। मतलब दो तरह के पार्टिकल्स का आपस में मिलना या मिक्स होना हम कह सकते हैं, उसे हम डिफ्यूजन कहते हैं। ठीक है, अब इसे चलो हम एक एग्जांपल से समझते हैं। हमने बच्चों एक कंटेनर लिया, ठीक है, कंटेनर ले लिया। अब उस कंटेनर में नीचे की तरफ हमने क्या डाला, इसमें हमने डाल दी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जो कि एक ब्राउन कलर की गैस होती है। और उसे हमने ग्लास, एक दो ग्लास के बीच में, ये दो ग्लास है ना बच्चों, ये कवर कर दिया। ठीक है, कवर कर दिया। और हमने जो अपना नेक्स्ट कंटेनर, जो ऊपर वाला कंटेनर है, उसमें हमने लो डेंसिटी की इसमें एयर डाल दी, जो कि कलरलेस है। ठीक है, ये लो डेंसिटी की एयर जो है वो कलरलेस है। अब हमने क्या किया, जब ये दोनों, हमने देखा कि ग्लास कवर जो है उसने एयर को और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को आपस में मिक्स होने से रोक रखा है। तो हमने क्या किया, हमने इस ग्लास कवर को कुछ टाइम बाद रिमूव कर दिया। अब रिमूव कर दिया तो हमने क्या देखा कि जो दोनों एयर है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है वो आपस में मिक्स हो गई हैं और उसका कलर जो है वो लाइट ब्राउन कलर आ गया है। तो मतलब हुआ क्या, मतलब दोनों के पार्टिकल्स, एयर के भी पार्टिकल्स और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के पार्टिकल आपस में मिक्स हो गए। इसी को बोलते हैं हम बच्चों डिफ्यूजन। ठीक है, और एक बात चीज आप ध्यान रखना कि डिफ्यूजन में क्या होता है, जैसे ही हम किसी सब्सटेंस को हीट करेंगे तो उसमें डिफ्यूजन का रेट बढ़ जाता है। ठीक है, हम एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए हमने एक बीकर में पानी लिया, उस पानी को गर्म कर दिया, ठीक है, और एक बीकर लिया, उसमें ठंडा पानी डाला। अब दोनों में एक एक चम्मच हमने चीनी डाल दी, इसमें भी शुगर डाली और इसमें भी, दोनों में शुगर डाल दी। अब ये जो हॉट वाटर था,
और ये कोल्ड वाटर था, ठीक है, सॉरी, ये हमारा कोल्ड वाटर था, ठीक है। अब शुगर हमने जैसे हम हॉट वाटर में डालेंगे तो वो डिजोल्व होगी, तो हॉट वाटर में डिजोल्व जल्दी हो जाएगी एज कंपेयर टू कोल्ड वाटर। कोल्ड वाटर में लेट डिजोल्व होगी, मतलब काफी टाइम लग जाएगा शुगर को डिजोल्व होने के लिए। तो हम कह सकते हैं कि ऑन हीटिंग डिफ्यूजन बिकम फास्टर, ठीक है, हीटिंग के दौरान डिफ्यूजन फास्टर हो जाता है। और डिफ्यूजन बच्चों होता क्या है, इंटरमिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट पार्टिकल, ठीक है, यही होता है डिफ्यूजन। अब बच्चों एक ऑर्डर दे रखा है, इस ऑर्डर में हमने हम देखेंगे कि गैस और लिक्विड में डिफ्यूजन का रेट क्या क्या होता है। तो बच्चों आप ध्यान रखिएगा कि गैसेस जो होती हैं इनके बीच का स्पेसेस ज़्यादा होते हैं, इनके इंटर पार्टिकुलर स्पेस जो होता है गैस का वो ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से गैसेस में डिफ्यूजन ज़्यादा होता है। उसके बाद आते हैं लिक्विड्स, लिक्विड में गैस से थोड़ा कम होता है, और सॉलिड्स में डिफ्यूजन सबसे कम होता है, ठीक है बच्चों। गैसेस में डिफ्यूजन सबसे ज़्यादा होगा, लिक्विड में गैस से कम होगा, और सॉलिड्स में सबसे कम होगा डिफ्यूजन, ठीक है। ये तो हो गया हमारा डिफ्यूजन का टॉपिक, ठीक है बच्चों। अब हम आगे देखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। इसे मैं थोड़ा क्लीन कर दूं, चलो ऐसे रहने देते हैं। अब हम बात करते हैं बच्चों स्टेट्स ऑफ मैटर की, ठीक है, स्टेट्स ऑफ मैटर की। आप बच्चों आप जानते ही होंगे कि मैटर को हम 3 स्टेट्स में डिवाइड करते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, ठीक है। अब इनकी कुछ टर्म्स हैं या कुछ पॉइंट्स हैं जो कि इन्हें डिफाइन करते हैं कि सॉलिड हैं, लिक्विड हैं या गैस है, ठीक है। अब हम इन सॉलिड्स के पॉइंट्स को देख लेते हैं। सॉलिड्स में क्या होता है, पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल क्लोजली प्लेस्ड होते हैं, मतलब पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, ठीक है। तो इस सॉलिड्स में होगा, सॉलिड्स में पार्टिकल्स बहुत क्लोज होंगे। जब बच्चों ये पार्टिकल्स एक दूसरे के बहुत क्लोज होंगे तो मतलब इनके पार्टिकल्स का डिस्टेंस भी बहुत कम होगा। तो दूसरा पॉइंट है कि इंटर पार्टिकल डिस्टेंस भी बहुत कम है, ना के बराबर सा है, ठीक है। और तीसरा पॉइंट आता है कि बच्चों जब ये पार्टिकल्स एक दूसरे से इतने क्लोजली पैक्ड हैं या क्लोजली प्लेस्ड हैं तो इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। तो हमने 3 पॉइंट देखे कि पार्टिकल बहुत क्लोजली प्लेस्ड हैं, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत ना के बराबर है। ऐसे मतलब डिस्टेंस का मतलब है बच्चों, मैं एक बार दिखा देता हूं आपको। ये हमारे पार्टिकल्स हैं, ये डिस्टेंस बच्चों, ये जो आपस में ये जो डिस्टेंस है ना, ये वाला, ये वाला, ये इनके पार्टिकल्स का डिस्टेंस बहुत कम है। और जब ये बच्चों क्लोजली प्लेस्ड हैं तो इनमें मतलब फोर्स जो होगा अट्रैक्शन का वो स्ट्रॉन्गर होगा, ठीक है। ये तो हो गई सॉलिड्स की बात। और एक बात और बच्चों, जब हम इन्हें हीट करना शुरू करते हैं या हीट इन्हें देते हैं किसी भी सॉलिड को, तो ये पार्टिकल्स क्या करते हैं, अपनी ही पोजीशन पे वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे, ठीक है। वो फ्री होना चाहेंगे क्योंकि जैसे जैसे हम उन्हें काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर उनका बढ़ाएंगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। जब काइनेटिक एनर्जी बच्चों बढ़ेगी तो ये अपने आप को क्या करेंगे, मोशन में लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन इनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स तो ज्यादा है, जब इनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होगा तो ये सिर्फ अपनी ही पोजीशन पे वाइब्रेट करके रह जाएंगे, ठीक है। ये तो बात हो गई बच्चों सॉलिड्स की। अब हम देखते हैं लिक्विड्स में क्या होता है। लिक्विड्स में क्या होता है, पार्टिकल्स जो होते हैं थोड़े लूजली प्लेस्ड होते हैं, लूजली प्लेस्ड होते हैं मतलब सॉलिड से लूजली होते हैं, लेकिन इनके बीच में इतना फोर्स तो होता है कि ये एक दूसरे को पास में रखें, ठीक है, एक दूसरे को पास में रखें जिससे कि लिक्विड की जो लिक्विड होता है ना वो स्टेट आ सके, ठीक है। तो एक पॉइंट होगा कि पार्टिकल्स जो होते हैं लूजली प्लेस्ड होते हैं जैसा कि हमने देखा यहां पे, और इनके बीच का जो फोर्स होगा वो भी कम होगा,
और इनके पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस जो होता है बच्चों वो भी कम होता है, लेकिन सॉलिड से ज्यादा होता है। ठीक है, इनके इंटर पार्टिकल डिस्टेंस जो होता है लिक्विड्स में वो सॉलिड से ज्यादा होता है। ठीक है, लेकिन वैसे होता है। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो पार्टिकल्स होते हैं इसके, ये शॉर्ट डिस्टेंस ही मूव ट्रेवल करते हैं। मतलब लिक्विड्स के पार्टिकल जो होते हैं वो अपने रैंडम मोशन में होते हैं। मतलब कि जैसे मान लीजिए हमने एक बीकर लिया, यहाँ पे भी इसमें कोई हमारा लिक्विड है, मान लीजिए आप वाटर ही है, H2O होता है। ठीक है, वाटर ही है, अब हमने वाटर को हिला दिया तो मतलब पार्टिकल्स जो होंगे वो जो लिक्विड का लेवल है वहीं तक ही ट्रेवल कर पाएंगे। ठीक है, इससे ना तो ये बाहर जा सकते हैं और ना बीकर से, ना तो ये एयर में जा सकते हैं और ना बीकर से बाहर आ सकते हैं। मतलब कि पार्टिकल्स जो हैं वो शॉर्ट डिस्टेंस ही इसके अंदर ही मतलब मूव करेंगे, इसके अंदर ही पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं। तो लिक्विड्स में हमने देखा कि पार्टिकल्स जो होते हैं वो लूजली प्लेस्ड होते हैं, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस जो होता है वो ज्यादा होता है सॉलिड से, सॉलिड से पार्टिकल्स का डिस्टेंस ज्यादा है और लूजली प्लेस्ड हैं तो मतलब इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो भी होगा, लेकिन वो वीक होता है एज कंपेयर टू सॉलिड्स। और पार्टिकल्स जो होते हैं लिक्विड के केस में बहुत ही शॉर्टर डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं। ठीक है बच्चों, अब हमारा नेक्स्ट आता है गैसेस। गैसेस में जैसे हमने देखा कि पार्टिकल्स जो होंगे एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर होंगे, कोई भी जो पार्टिकल होगा उनके बीच में कोई फोर्स नहीं लगेगा। जब पार्टिकल्स गैसेस में बच्चों ऐसे होते हैं, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, ऐसे पार्टिकल्स बहुत दूर होते हैं। ठीक है, और ये रेंडमली मूव करते हैं किसी भी डायरेक्शन में, मतलब हर डायरेक्शन में गैसेस के पार्टिकल्स मूव करते हैं विद हाई स्पीड। ठीक है, पहला पॉइंट हमने देखा गैसेस में पार्टिकल्स जो होते हैं बहुत दूर, एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं, मतलब इनका इंटर पार्टिकल डिस्टेंस भी बहुत ज्यादा होगा। जब इनका इंटर पार्टिकल डिस्टेंस भी ज्यादा होगा तो मतलब इनका इंटरमोलिकुलर फोर्स तो ना के बराबर होगा गैसेस में, क्योंकि पार्टिकल अगर पास होंगे तो वो लिक्विड स्टेट में होंगे या सॉलिड स्टेट में होंगे। ठीक है, और ये जो पार्टिकल्स होते हैं बच्चों ये रैंडम मोशन में होते हैं जिनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। तो हमने पॉइंट भी लिखा है कि मूव रैंडमली इन ऑल डायरेक्शन विद हाई वेलोसिटी। ठीक है, अब मान लीजिए हमने इन पार्टिकल्स को, गैस के पार्टिकल्स को एक कंटेनर में बंद कर दिया और हमने इन्हें जब पार्टिकल्स को बंद किया तो बच्चों ये क्या करेंगे, पार्टिकल्स ना फैलना शुरू करते हैं। मतलब गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो मोशन में तो होते ही हैं, तो जब ये हाई वेलोसिटी से मूव करेंगे तो ये जो कंटेनर है हमारा इसकी वॉल से भी टकराएंगे। ठीक है, और जब ये इन वॉल से टकराएंगे तो मतलब इस वॉल पे कोई प्रेशर भी लगाएंगे। तो हमने एक पॉइंट लिखा है, व्हेन दे एक्सर्ट प्रेशर, व्हेन दे मूव दे एक्सर्ट प्रेशर ऑन द कंटेनर, ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर। मतलब जब भी हम गैस को किसी कंटेनर में रखेंगे तो पार्टिकल्स उसके रैंडम मोशन की वजह से कंटेनर की वॉल से टकराएंगे और कुछ ना कुछ प्रेशर भी उनकी वॉल पे गैस कंटेनर की पे डालेंगे। ठीक है, तो गैस में हमने देखा पार्टिकल्स दूर होते हैं, पार्टिकल्स के बीच में कोई फोर्स नहीं होता है, पार्टिकल डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, और गैस के पार्टिकल्स जो होते हैं वो रैंडम मोशन में होते हैं और वो हाई वेलोसिटी से मूव करते हैं और ये प्रेशर एक्सर्ट करते हैं जब ये किसी भी कंटेनर में रखे जाते हैं। तो ये तो हो गए बच्चे तीन स्टेट्स ऑफ मैटर। चलो ये तो हो गए इनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की सॉलिड्स ये हैं, लिक्विड्स ये होते हैं और गैसेज ये होते हैं। अब हम देखते हैं कि सॉलिड्स, लिक्विड और गैसेज की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। तो बच्चों जो सॉलिड्स होते हैं ना उनके डेफिनेट शेप होता है और उनकी वॉल्यूम भी फिक्स होती है। मान लीजिए हमने एक वुडन ब्लॉक ले लिया, ये मान लीजिए कोई ब्लॉक है वुड का, तो देखो इसकी शेप जो होगी ये डेफिनेट होगी, मतलब डिफाइंड शेप होगा, वॉल्यूम भी इसकी सेम होगी, मतलब जितना हमने जितने इसके एरिया में रखेंगे उतना ही एरिया ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है, लेकिन बच्चों होता क्या है, अब यहां पे एक क्वेश्चन ये आता है कि सर जो शुगर्स होती हैं और सॉल्ट होते हैं, शुगर एंड सॉल्ट जो होते हैं जब हम उन्हें किसी कंटेनर में डालते हैं वो तो कंटेनर का शेप ले लेते हैं, या सॉल्ट को डालेंगे तो सॉल्ट भी कंटेनर का शेप ले लेगा,
और आपने तो कहा था कि डिफाइंड शेप और वॉल्यूम होती है। तो बच्चों ये ऐसा इसलिए होता है कि जो शुगर्स होते हैं उनके बहुत छोटे छोटे पीसेस होते हैं जिनके क्रिस्टल का शेप फिक्स होता है। अगर हम एक क्रिस्टल देखेंगे शुगर का और सॉल्ट का, ठीक है, अगर हम एक क्रिस्टल देखते हैं शुगर और सॉल्ट का तो हमें उनका एक डेफिनेट शेप दिखेगा, ठीक है। और जब ये बहुत सारे क्रिस्टल्स मिलके हम किसी भी कंटेनर में डालेंगे तो ये ऑब्वियसली उसका शेप ले ही लेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए ब्लॉक है, हमने एक बहुत बड़ा सा कंटेनर बनाया और इसमें इन ब्लॉक्स को लगाना शुरू कर दिया, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, उस बड़े से कंटेनर का भी शेप ले लेंगे, ठीक है। तो इसीलिए अगर ये क्वेश्चन आता है कि शुगर और सॉल्ट को जब हम जार में डालते हैं तो जार का शेप क्यों ले लेते हैं, तो आप आंसर दोगे कि शुगर जो होते हैं उनके पार्टिकल्स जो होते हैं शुगर के या क्रिस्टल जो होते हैं उनका डिफाइंड शेप होता है। और जब ये बहुत सारे डिफाइंड शेप के क्रिस्टल्स जब हम किसी जार में या कंटेनर में डालेंगे तो ये उनका शेप ले लेते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं जो बच्चों सॉलिड्स होते हैं, दूसरी प्रॉपर्टी है इसकी कि वो रिजिड होते हैं और इनकम्प्रेसिबल होते हैं। रिजिड का मतलब होता है ठोस और इनकम्प्रेसिबल मतलब हम उसे कंप्रेस नहीं कर सकते, ठीक है। अब इसमें एक एक्सेप्शन ये है कि स्पॉन्ज जो होता है, स्पॉन्ज को तो हम कंप्रेस कर सकते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है कि जो स्पॉन्ज होता है बच्चों उसके बीच में छोटे छोटे होल्स होते हैं जिनमें एयर जाके ट्रैप हो जाती है, ठीक है। जब भी हम स्पॉन्ज को स्क्वीज करते हैं तो इन पोर्स के थ्रू एयर जो होती है वो बाहर निकल जाती है और स्पॉन्ज जो है कंप्रेस हो जाता है, ठीक है। तो स्पॉन्ज को जैसे ही हम रिलीज करेंगे तो वापस से एयर इन होल्स में जाएगी और वो फिर से इन्फ्लेट कर जाएगा, ठीक है। तो स्पॉन्ज भी जो है बच्चों एक तरह का सॉलिड ही है, लेकिन इसके बीच में ये छोटे छोटे होल्स होने की वजह से और इनमें एयर के ट्रैप होने की वजह से हम इसे स्क्वीज कर पाते हैं। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि सॉलिड जो होते हैं वो रिजिड होते हैं और इनकम्प्रेसिबल होते हैं, मतलब हम उन्हें कंप्रेस नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने एक ब्लॉक ले लिया, ये रिजिड तो है, ठोस तो है, लेकिन आप इसे कंप्रेस कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। लेकिन स्पॉन्ज को कर सकते हो। क्यों कर सकते हो वो हमने अभी देखा, ठीक है। और हाँ बच्चों, सॉलिड्स की जो होती है डेंसिटी हाई होती है। मान लीजिए हमने एक बड़ा सा ड्रम लिया, उसमें पानी भर दिया और एक आयरन का छोटा सा ब्लॉक लिया, अब उसे हमने उसमें डाल दिया वाटर में, तो हम क्या देखेंगे, उसकी हाई डेंसिटी होने की वजह से वो पानी में डूब जाएगा। मतलब वाटर की डेंसिटी कम है एज कंपेयर टू आयरन। तो हाई डेंसिटी होती है सॉलिड्स की, ठीक है। और ये फ्लो नहीं करते, जैसे वाटर होता है हमारा लिक्विड होता है, लिक्विड फ्लो करते हैं ना, ऐसे ही सॉलिड्स फ्लो नहीं करते, ठीक है। और इनके हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। जैसे मान लीजिए हमें आयरन को अगर पिघलाना है, आयरन को पिघलाने के लिए तो हमें बहुत टेम्परेचर की जरूरत होगी। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि सॉलिड्स जो होते हैं उनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स जो होते हैं वो हायर होते हैं, ठीक है। तो ये बच्चों हो गए हमारे सॉलिड्स की बात। अब हम देखते हैं लिक्विड्स क्या की प्रॉपर्टीज। लिक्विड्स में वही है कि इनका डेफिनेट शेप, हैविंग डेफिनेट शेप, लेकिन वॉल्यूम शेप डेफिनेट नहीं होता, ठीक है। जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं या लिक्विड जो होते हैं उनका शेप तो डेफिनेट होगा। सॉरी बच्चों, उल्टा बोल दिया मैंने, ये उल्टा लिखा हुआ है, ये होता कि जो लिक्विड्स होते हैं उनकी डेफिनेट वॉल्यूम होती है, ठीक है। जो लिक्विड्स होते हैं उनकी वॉल्यूम डेफिनेट होती है लेकिन शेप डेफिनेट नहीं होता, बट नॉट शेप। ये गलत लिखा हुआ है यहां पे, ठीक है। कि जो लिक्विड्स होते हैं, लिक्विड की डेफिनेट वॉल्यूम होती है और शेप जो होता है वो डेफिनेट नहीं होता। एग्जाम्पल हम दे लेते हैं, मान लीजिए हमने एक सिलेंड्रिकल, हम इस बार सिलेंड्रिकल या ग्लास ले लेते हैं। मान लीजिए हमने एक ग्लास ले लिया, ये थोड़ा हमारा बड़ा ग्लास है, मान लीजिए हमने इसमें 50 ml का है, ये मान लीजिए 50 ml हमने वाटर लिया और इसमें डाल दिया। तो हुआ क्या, हमारी वॉल्यूम तो सेम थी, 500 ml ही थी, 500 ml तो हमारी वॉल्यूम थी। जैसे ही हमने इसमें ग्लास में डाला तो इसने क्या किया, ग्लास का शेप उस लिक्विड ने ले लिया, ठीक है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि लिक्विड जो होता है उसका डेफिनेट
वॉल्यूम होता है लिक्विड्स का, डेफिनेट वॉल्यूम होता है, लेकिन शेप जो है वो डेफिनेट नहीं होता। शेप जो होता है वेरिएबल होता है, शेप वेरिएबल। मतलब जब भी हम लिक्विड को किसी कंटेनर में या किसी पॉट में डालेंगे तो लिक्विड्स जो होते हैं उसका शेप ऑक्यूपाई कर लेते हैं। ठीक है, लिक्विड्स जो होते हैं वो कंप्रेसिबल होते हैं लेकिन रिजिड नहीं होते। रिजिड नहीं होते, कंप्रेसिबल ये इसलिए होते हैं कि जो इनके इंटर पार्टिकुलर डिस्टेंस होता है, इन पार्टिकल्स के, लिक्विड्स के पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस जो होता है ये ज़्यादा होता है सॉलिड से। ठीक है, जिसकी वजह से ये स्लाइटली कंप्रेसिबल होते हैं, नॉट मोर। ठीक है, इंटर पार्टिकुलर स्पेसेस जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं सॉलिड से, हैव ग्रेटर इंटर पार्टिकुलर स्पेसेस देन सॉलिड्स। ठीक है, डिफ्यूजन में हमने देखा था, डिफ्यूजन कि लिक्विड्स में डिफ्यूजन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सॉलिड्स। ठीक है बच्चों, लिक्विड के केस में डिफ्यूजन ज्यादा होता है सॉलिड्स की कंपैरिजन में, और बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं लिक्विड के सॉलिड से बहुत कम होते हैं। जैसे मान लीजिए वाटर है, वाटर को हमने बॉईल कराना है तो वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल कर जाएगा, लेकिन वहीं हमें आयरन को मान लीजिए हमें लिक्विड फॉर्म में लाना है, मतलब सॉरी ये मैंने क्या लिख दिया, आयरन को हमें मान लीजिए लिक्विड फॉर्म में लाना है तो मतलब हमें इसे सेवरल थाउजेंड्स ऑफ डिग्री सेल्सियस देने पड़ेंगे इसे लिक्विड फॉर्म में लाने के लिए। तो इसीलिए कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है लिक्विड्स का वो कम होता है एज कम्पेयर टू द सॉलिड्स। तो हमने बच्चों लिक्विड्स में देखा कि लिक्विड जो होते हैं डेफिनेट उनकी वॉल्यूम होती है, शेप उनका डेफिनेट नहीं होता, वेरिएबल होता है। हम जिस भी उन्हें पॉट में या जिस भी हम कंटेनर में डालेंगे तो लिक्विड्स उस कंटेनर का शेप ले लेंगे। स्लाइटली कंप्रेसिबल होते हैं। कंप्रेसिबल क्यों होते हैं? क्योंकि इंटर पार्टिकुलर डिस्टेंस थोड़ा सा ज़्यादा होता है सॉलिड्स की कंपेरिजन में, और पार्टिकल्स कुछ हद तक फ्री होते हैं। सॉलिड्स में बच्चों क्या होता है कि सॉलिड्स में पार्टिकल्स फ्री नहीं होते। ठीक है, जब यहाँ पे पार्टिकल्स थोड़े फ्री हैं तो मतलब इनका कुछ मोशन भी होगा। हमने प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में देखा था कि पार्टिकल्स आर इन रैंडम मोशन, कि मोशन में होते हैं। ठीक है, तो इंटरमॉलिकुलर फोर्स थोड़ा कम होगा, इंटर पार्टिकुलर स्पेस जो है वो ज़्यादा होगा। ठीक है, जिसकी वजह से जो पार्टिकल्स हैं वो थोड़े दूर दूर हैं, जिसकी वजह से स्लाइटली कंप्रेसिबल होते हैं। ठीक है, डिफ्यूजन ज़्यादा होता है लिक्विड्स में एज कम्पेयर टू सॉलिड, और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, बॉइलिंग पॉइंट वो कम होता है एज कम्पेयर टू सॉलिड्स। अब हम बात करते हैं बच्चों गैसेस की। गैसेस जो होता है, गैसेस की ना तो डेफिनेट शेप होती है और ना ही डेफिनेट वॉल्यूम होती है। अगर मान लीजिए हमने कंटेनर ले लिया जिसका वॉल्यूम है 10 लीटर, 10 लीटर इज द वॉल्यूम ऑफ दिस कंटेनर। अब हमने ले लिया एस और हमने इसमें कोई भी गैस डाल ली, मान लीजिए 2 लीटर ऑफ गैस, और हमारा दूसरा कंटेनर है 20 लीटर्स। ठीक है, अब हमने क्या किया, ये 2 लीटर ऑफ गैस इस 20 लीटर ऑफ कंटेनर में ट्रांसफर कर दी। 2 लीटर ऑफ गैस। अब होगा क्या कि जो गैस के पार्टिकल्स हैं बच्चों ये एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर हैं। ठीक है, तो ये और रैंडम मोशन में होने के कारण ये पार्टिकल्स क्या करते हैं, एक दूसरे से दूर होना शुरू करते हैं। मतलब जब भी हम इन गैसेस पार्टिकल को किसी कंटेनर में डालेंगे तो ये फैलना शुरू कर देंगे, मतलब कि वॉल्यूम इनकी फिक्स नहीं है। ठीक है, तो ये अगर हमने 10 लीटर के कंटेनर में डाला तो ये 10 लीटर के कंटेनर को पूरे को ऑक्यूपाई कर लेंगे। अगर हमें 20 लीटर के कंटेनर में इन्हीं गैसेस पार्टिकल्स को ट्रांसफ़र कर दिया तो ये क्या करेंगे, यही पार्टिकल उस पूरे कंटेनर में फैल जाएंगे। ठीक है, एक एग्जांपल हम देखते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल हम लेते हैं, दूसरे एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है,
दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं बच्चों। तो हमने एक रूम लिया, ठीक है, और हमने रूम के किसी एक कॉर्नर में अगरबत्ती जलाई, ठीक है, अगरबत्ती जलाई। तो अब क्या देखोगे, आफ्टर 5 to 10 मिनट्स वो जो उसकी खुशबू है वो पूरे कमरे में फैल जाती है, ठीक है। मतलब हमने तो भी जलाई थी एक ही कोने में, एक ही कॉर्नर में जलाई थी, लेकिन क्या हुआ कि गैसेस की वॉल्यूम फिक्स ना होने के कारण या डेफिनेट वॉल्यूम ना होने के कारण जो इसके पार्टिकल्स थे फ्रेगनेंस के या फिर जो खुशबू के जो पार्टिकल्स थे वो पूरे कमरे में फैल गए, जिसकी वजह से पूरा कमरा ऑक्यूपाई हो गया। और हम जब कमरे में जाते हैं तो क्या होता है, हमें खुशबू आती है। तो इसीलिए हम कहते हैं बच्चों की डेफिनेट शेप और वॉल्यूम नहीं होती गैसेस की, और गैसेस हाईली कंप्रेसिबल्स होती हैं। हाईली कंप्रेसिबल का मतलब है कि हम इन्हें अच्छे से कंप्रेस कर सकते हैं। मान लीजिए आपने एक बैलून लिया, बैलून में आपने एयर डाली और हम उसे कंप्रेस करने की कोशिश करें तो हम इजीली उसे कंप्रेस कर पाते हैं, ठीक है। या फिर दूसरा एग्जांपल है सीएनजी और एलपीजी सिलेंडर्स। अब होता क्या है कि पार्टिकल्स को कंप्रेस करके, मतलब गैस को कंप्रेस करके सीएनजी और एलपीजी सिलेंडर्स में डाला जाता है, ठीक है। तो इसलिए तो हम कह सकते हैं कि गैसेस पार्टिकल आर हाईली कंप्रेसिबल, ठीक है, और इनकी डेंसिटी कम होती है और डिफ्यूजन इनमें बहुत ज्यादा होता है। गैसेस के केसेस में बच्चों डिफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। ये हो गई हमारी गैसेस की बात। और अगला पॉइंट है कि गैसेस जो होते हैं फ्रीली फ्लो करती हैं। ये गैस है बच्चों, ये जीएस लिखा हुआ है यहाँ पे, ये पूरा इसका गैस है। ये गैसेस जो होती हैं वो फ्लो करती हैं फ्रीली, ठीक है। मतलब गैसेस के पार्टिकल्स जो होते हैं, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं गैसेस के, वो एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं, जिसकी वजह से वो अपने हाई स्पीड की वजह से फ्लो कर पाते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया गैसेस की बात, ठीक है, ये तो हो गई गैसेस की बात। और हाँ, हमने देखा था कि इनकी डेंसिटी कम होती है। अब देखते हैं बच्चों की डेंसिटी होती क्या है। देखो, डेंसिटी जो होती है किसी भी सब्सटेंस की, अगर हमें इसे डेंसिटी बतानी है तो हमें देखना पड़ेगा उसमें मास पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब कहने का मतलब ये है कि वो सब्सटेंस या वो मैटर जो है वो उसका मास कितना है और वॉल्यूम कितनी है, पहले तो हमें ये देखना होगा। और फिर हम देखेंगे कि मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, पर केजी मास जो है, मतलब 1 केजी, दूसरे शब्दों में समझते हैं 1 केजी मास जो है वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, वो उसकी डेंसिटी होगी। इसलिए हमने बच्चों लिखा है कि मास पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि 1 केजी ऑफ मास कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, या फिर मास कितना वॉल्यूम या कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, उसको हम बोलते हैं डेंसिटी। तो डेंसिटी का बच्चों हमारा फॉर्मूला होता है कि मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास और बाई वॉल्यूम। तो ये होता है हमारा डेंसिटी। हमें पता लग जाएगी, मान लीजिए हमें किसी भी मैटर की आयरन की डेंसिटी देखनी है, तो आयरन का जितना भी बड़ा हमारे मान लीजिए पीस होगा, हम देखेंगे उसमें कितना मास है उसका और उस कितना वॉल्यूम वो ऑक्यूपाई कर रहा है, तो हम वो उसकी डेंसिटी बताते हैं, ठीक है। डेंसिटी हम उसकी बता सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गए बच्चों डेंसिटी के कॉन्सेप्ट। अब हम आगे देखते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर आपकी एनसीईआरटी में थोड़ा सा दे रखा है इसके बारे में कि मेजरमेंट्स ऑफ टेम्परेचर के बारे में थोड़ा सा दिया हुआ है। तो हम देख लेते हैं कि टेम्परेचर, ये बच्चों टेम्परेचर है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है TEMP। टेम्परेचर जो होता है बच्चों, टेम्परेचर होता है कि किसी भी बॉडी की हॉटनेस और कोल्डनेस को मेजर करना। मतलब एक बॉडी कितनी गर्म है, कितनी कोल्ड है, उस चीज को मापने की जो यूनिट होती है उसको हम टेम्परेचर बोलते हैं। हमने लिखा है कि इट इज अ डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी, ठीक है, वो होता है हमारा टेम्परेचर। अब बच्चों टेम्परेचर को हमें नापना है या टेम्परेचर हमको मेजर करना है, तो उसके लिए हमारे पास यूनिट्स भी होनी चाहिए, कोई स्केल भी होना चाहिए, ठीक है। तो उसमें हमारे पास 3 स्केल हैं, और तो वैसे और भी होते हैं पर आपके सिलेबस में यही है। एक होता है हमारा केल्विन स्केल, दूसरा होता है सेल्सियस स्केल और तीसरा होता है फ़ारेनहाइट स्केल, ठीक है। केल्विन स्केल, सेल्सियस स्केल एंड फ़ारेनहाइट स्केल।
अब बच्चों होता क्या है, ये इन स्केल्स में ये जो है ये इनका हम कह सकते हैं फ्रीजिंग पॉइंट है। ये जो आप नीचे देख रहे हो ये जो है ये है फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट मतलब अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर ये है या इससे कम है, कम तो मतलब केल्विन स्केल की बेसिक जो होता है ये होता है, मतलब ये मान लीजिए जैसे हमें 0 होता है ना सेल्सियस स्केल में, तो जो इसमें केल्विन में ये 273 केल्विन होता है। के से बच्चों केल्विन को डिनोट करते हैं। तो ये होता है इनका फ्रीजिंग पॉइंट और ऊपर का होता है ये मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, या बॉइलिंग पॉइंट भी हम कह सकते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कर देते हैं। लोअर पॉइंट होता है मतलब ये नीचे वाला होता है फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब इस टेम्परेचर पे आने के बाद वो बॉडी या फिर कोई भी लिक्विड फ्रीज होना शुरू कर देगा, और ये इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, ये ऊपर लिखते हैं हम बॉइलिंग पॉइंट। केल्विन स्केल में बच्चों फ्रीजिंग पॉइंट होता है 273 केल्विन और बॉइलिंग पॉइंट होता है 373 केल्विन। ठीक है, सेल्सियस स्केल में आपने देखा होगा कि वाटर जो होता है जब हम आइस जमाते हैं अपने फ्रीजर में तो हम क्या करते हैं, हमें पता होता है कि 0 डिग्री पे क्या होता है, पानी जम जाता है। पानी जम जाता है मतलब फ्रीजिंग पॉइंट जो है सेल्सियस स्केल में 0 डिग्री सेल्सियस है, और 100 डिग्री सेल्सियस में क्या होता है, वो बॉयल करना शुरू कर देता है हमारा वाटर। ठीक है, तो ये हो गई सेल्सियस स्केल की बात। अब नेक्स्ट है हमारा फ़ारेनहाइट स्केल। ये भी आपने देखा होगा कि जब हम बीमार होते हैं, जब हम फीवर होता है, तो जो हमारा थर्मोमीटर होता है ना फ़ारेनहाइट में बताता है। ठीक है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट जो हम नॉर्मल होता है हमारी बॉडी का टेम्परेचर, जो कि सेल्सियस में अगर हम देखें तो वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। लिख देते हैं हम कि जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है ना, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, ये ध्यान रखेगा। फ़ारेनहाइट जो होता है, फ़ारेनहाइट में बच्चों जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और बॉइलिंग पॉइंट होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये तो बात हो गई बच्चों टेम्परेचर स्केल्स की। अब आपके सिलेबस में है कि कन्वर्जन कैसे करें भाई, केल्विन से सेल्सियस में कैसे बदलें और सेल्सियस से हमें मान लीजिए फ़ारेनहाइट में हम कैसे चेंज करें। तो ठीक है, ये हम कन्वर्जन भी देख लेंगे। उससे पहले हम देखते हैं कि टेम्परेचर की बच्चों ऐसा यूनिट जो होती है वो होती है केल्विन। केल्विन इज अ स्टैंडर्ड यूनिट, ऐसे समझ लीजिए आप। वैसे एसआई का मतलब होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ यूनिट, या फिर हम कह सकते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट। ठीक है, सो मैंने थोड़ा गलत बोल दिया, गलत तो नहीं पर हाँ थोड़ा। एसआई का मतलब होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट। ठीक है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट। ठीक है बच्चों, जो केल्विन की एसआई यूनिट होती है, टेम्परेचर की एसआई यूनिट जो होती है वो होती है केल्विन। ठीक, और हाँ एक बच्चों ध्यान रखनी है एक बात बच्चों कि केल्विन में हम डिग्री का यूज नहीं करते। ठीक है, केल्विन को लिखते समय हम सीधा के लिखेंगे, वी विल नॉट यूज द डिग्री इन केल्विन। ठीक है, और हाँ केल्विन बच्चों बेस्ट स्केल माना जाता है टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। ठीक है, क्यों अच्छा स्केल माना जाता है, क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज आर नॉट पॉसिबल इन दिस। केल्विन स्केल में नेगेटिव वैल्यूज पॉसिबल नहीं होती हैं, इसीलिए हम केल्विन को बेस्ट स्केल मानते हैं टू मेजरिंग ए टेम्परेचर। ठीक है, अब हम बात करते हैं कन्वर्जन कैसे करें। देखो बच्चों, जब हम केल्विन को सेल्सियस, मान लीजिए हमें सेल्सियस में टेम्परेचर, सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है, क्या करना है हमें सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 273 इसमें प्लस कर देंगे। मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे मैं क्लीन ही कर देता हूं इसे, हम यहां देख लेते हैं। मान लीजिए हमें दे रखा है टेम्परेचर कि 37 डिग्री सेल्सियस को आप केल्विन में कन्वर्ट कीजिए। तो हमें पता है बच्चों केल्विन का फॉर्मूला होता है डिग्री सेल्सियस प्लस 273। मतलब हमें करना क्या है,
हमें डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना है, तो सिंपल है, 37 को हम प्लस कर देंगे 273 में, तो ये आ जाएगा 310 केल्विन। ठीक है बच्चों, तो ये ऐसे हम टेम्परेचर को कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, वहीं अब अगर हम बात करें, हमें टेम्परेचर केल्विन में दे रखा है और हमें डिग्री सेल्सियस में बदलना है, तो कुछ नहीं है, आपको बस ये फॉर्मूला याद रखना है, ये वाला। हमारे पास क्या था फॉर्मूला, केल्विन इक्वल्स टू सेल्सियस डिग्री प्लस 273 मान लीजिए हमें दे रखा 310 केल्विन, हमें सेल्सियस में बदलना है, तो डिग्री सेल्सियस को ऐसे ही रखो प्लस 273। अब सॉल्व कर लेते हैं, तो ये इधर जाएगा, 310 माइनस 273 इक्वल्स टू डिग्री सेल्सियस, वो हम आ जाएगा 37 केल्विन। सॉरी, क्या करना था हमें, सेल्सियस में बदलना था, 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो आप ये फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं, ये भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर बच्चों हमें फ़ारेनहाइट से केल्विन डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना हो, तो उसके लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है। ठीक है, फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए डिग्री सेल्सियस को हम यहाँ पे लिखेंगे, ये हमारा पूरा फॉर्मूला है कि डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू डिग्री सेल्सियस इंटू 9/5 प्लस 32। ठीक है, ये हो जाएगा फॉर्मूला। वैसे बच्चों आप इसे ध्यान रखिएगा कि इसके क्वेश्चंस ज़्यादातर इन दो से ही आने वाले हैं, पर ये आप ध्यान रखोगे तो अच्छा रहेगा। अगर मान लीजिए बाय चांस ऐसा क्वेश्चन आता है, तो आप उसे अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, आप उसे अटेम्प्ट कर पाएंगे, तो इसीलिए ये भी आप याद कर लीजिएगा कि डिग्री फ़ारेनहाइट जो होता है डिग्री सेल्सियस इंटू 9/5 प्लस 32 के बराबर होता है। ठीक है, एंड आज के लिए बच्चों एंड करते हैं। आज आप अभी तक का जितना हमने पढ़ा है वो अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। ठीक है, और ये फॉर्मूले, दोनों फॉर्मूले के आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा, जिससे कि आपको एक फॉर्मूला भी याद हो जाए। बच्चों एक बात ध्यान रखना, आप किसी भी फॉर्मूले को तब तक याद नहीं कर सकते जब तक आप उसकी प्रैक्टिस ना कर लें। ठीक है, आप अब तो आपने इसे याद कर लिया, मान लीजिए अब तो आप इसे याद कर लोगे, रट लोगे, कुछ टाइम बाद क्या होगा, आप भूल जाओगे इसे। तो इसीलिए इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा थोड़ी सी, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे तो ये फॉर्मूला आपको अपने आप ही याद आ जाएगा या फिर याद हो जाएगा। तो बच्चों हम अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, क्या मैटर अपनी स्टेट चेंज करते हैं, ये हम बच्चों नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो आप अभी तक अपना ये रिवाइज कीजिएगा जो भी हमने पढ़ा है। सो टिल देन, बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।